वंदे मातरम। मैं रजनीश पाठक स्वागत करता हूं आपका भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, आज का सेशन जो है आपका मुख्यतः दो टॉपिक पर है और ये जो आप देख रहे हैं आपका अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, इसी चैप्टर के दो टॉपिक हैं जो आपके आगामी जो बोर्ड के एग्जाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब कि इतना महत्वपूर्ण है कि 99% चांस रखिए कि आज के जो दो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसमें से एक परीक्षा में आपका रहेगा और वो जो है अक्सर जो होता है अधिक नंबर के अंकों के लिए वो रहता है। अब सवाल वो दो टॉपिक कौन कौन सा आज का रहेगा, यहाँ पर पार्ट 1 देख के नहीं समझिएगा क्योंकि पार्ट 1 हम पहले कर चुके थे। समय के अभाव में हम इस पीडीएफ को रोक दिए थे और इसी पीडीएफ में यह वीडियो है, इसीलिए पार्ट 1 यहाँ लिखा हुआ है। ये आपका दूसरा वीडियो है। तो एक्चुअली हम क्या बताना चाहते हैं, इसमें दो हैं। एक है दर्पण सूत्र, क्या पढ़ना है आज के क्लास में? दर्पण सूत्र पढ़ना है यानी मिरर फार्मूला, और दूसरा आवर्धन पढ़ना है, आवर्धन। और इन दोनों टॉपिक से बहुत सारे सवाल परीक्षा में ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं, सब्जेक्टिव भी बनते हैं, इसलिए आप इन दोनों टॉपिक को प्रॉपर तरीके से पढ़ लीजिएगा। हम यहाँ नोट्स से समझा देंगे, उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। यदि नहीं आए तो आप मैसेज जरूर करिए कमेंट बॉक्स में, हम अलग से वीडियो बना के डाल देंगे कि कैसे आप प्रूफ कर सकते हैं। बहुत ही कम समय में प्रूफ कर जाइएगा यदि आपको उस तरीके से करना होगा। हम सीधा चलते हैं अब वहाँ पर पीडीएफ के उस पेज पर, पेज नंबर कौन सा था? 39, यहीं पे। हाँ, देखिए ये टॉपिक है आपका दर्पण सूत्र का मिरर फार्मूला का। मिरर फार्मूला के बारे में पिछले क्लास में पढ़ा दिया गया था, अभी आपको बताया जा रहा है। यहाँ पर देखिए मिरर फार्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। अब ये जो फार्मूला होता है यहाँ से आपको बहुत सारे सवाल परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। सवाल ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल भी बना के पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर v का u का मान देकर f का मान पूछ लेगा और f का मान देकर किन्हीं दो का मान देगा और तीसरा पूछ लेगा। फिर वहाँ पे आप समस्या में नहीं पड़िएगा कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेने के बाद। v जो होता है, इसमें जो ये v है यह प्रतिबिंब दूरी दर्शाता है, यह u जो है यह इस्तेमाल किया जाता है बिंब की दूरी, वस्तु की दूरी दिखाने के लिए, और f का इस्तेमाल किया जाता है फोकस दूरी बताने के लिए। इतना बात आप समझ गए। तो अब आगे बढ़ते हैं और ये सब चीज़ें वही चीज़ लिखी गई हैं कि क्या क्या चीज़ है वो। अब है अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र का सिद्ध करना, जो कैसे हम अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को सिद्ध करेंगे। यहाँ देखिएगा, यहाँ ये आपको दिख रहा है कि आपको क्या करना है कि एक इस तरीके से खींच लेना है एक दर्पण। क्या खींच लेना है? दर्पण, अवतल दर्पण, जिसका ये परावर्तक सतह द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। आपको एक वस्तु अनंत और फोकस अनंत और ये वक्रता त्रिज्या के बीच में, वक्रता केंद्र के बीच में रखनी है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखनी है, और यहाँ से लाइट पास कराना है किस पर? आपके इस द्वारक पर। जब यहाँ से इस पर लाइट पास कराइएगा और लाइट पास कराइएगा तो हम ये जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी रेखाएं गुजरती हैं, जो प्रकाश आती है, वह गुजरने के बाद, टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती है। तो ये लाइट यहाँ से टकराने के बाद किससे गुजरेगा? फोकस से। फिर हम क्या करेंगे कि एक लाइट केंद्र से होते हुए गुजार देंगे। ठीक है, कहाँ से गुजार देंगे? वक्रता केंद्र से गुजारेंगे। और हम ये भी जानते हैं कि वक्रता केंद्र से गुजरती हुई जो प्रकाश किरण होती है वापस उसी लाइट पे, लाइन पे वापस आ जाती है। तो इस तरह से आपका फॉर्मेशन हो जाएगा फिगर का, और जिस पॉइंट पर यहाँ काटेगा उसी पर आप एक रेखा खींच देंगे और ये आपका प्रतिबिंब होगा। ये क्या होगा? प्रतिबिंब होगा। यहाँ से अब इन सब का नामकरण कर देना है आपको। क्या करना है? नामकरण कर देना है। तो यहाँ पर हमने m लिख रखा है, यहाँ n है, ये a और b, यहाँ से यहाँ तक जो है यह वस्तु की ऊंचाई है और ये यही वस्तु है, और इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है वो यहाँ पर a' b' बना है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी बन रही है, ये वाली दूरी, ये दूरी जो है यह वस्तु की दूरी है। किसकी दूरी है? वस्तु की दूरी है। और फिर यहाँ से यहाँ तक अगर देखेंगे आप तो ये प्रतिबिंब की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक फोकस दूरी है, और फिर यहाँ से यहाँ तक आपको वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, तो ये बेसिकली चीज़ें हैं आपकी। और यहाँ पर F, R, V और U ये सारे के सारे माइनस में होंगे क्योंकि ये अक्ष से बाईं तरफ है। अक्ष से कहाँ है? यह बाईं तरफ है, इसलिए ये सभी के सभी माइनस में होंगे। इस कोण का नाम आप 1, 2, 3, 4 करके लिख लीजिएगा, इसलिए लिख लीजिएगा ताकि आसानी हो आपको। जिस समय आप सिद्ध कर रहे होंगे उस समय आपको बनाने में आसानी मिलेगी। बार बार एंगल
BAC या फिर C या BCA, इस तरह से लिख लिख के परेशान नहीं होना पड़ेगा जब इतना केवल लिखा रहेगा तो। अब इसमें कौन क्या है उसका पहचान आप कर लीजिए, यहाँ पर दिया गया है हर एक चीज, समझिएगा। ये है अवतल दर्पण MN, यहाँ M लिखा हुआ है, यहाँ N लिखा हुआ है, M थोड़ा ऊपर चल गया है। अवतल दर्पण MN, इस दर्पण में हम आ रहे हैं, इस दर्पण में क्या किया गया है अब वो समझते हैं। MN एक द्वारक का काम कर रहा है, ये MN किसका काम कर रहा है? द्वारक का काम कर रहा है, ठीक है। P क्या है आपका? ध्रुव है। P क्या है? AB क्या है? वस्तु है। AB क्या है? A' B' प्रतिबिंब है। A' B' प्रतिबिंब है। OF या PF? OF, O से F, इस OF को इस PF के बराबर कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो OF या PF कहे क्या है? F है। F है फोकस दूरी, जो कि -F से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? -F से। इसी तरीके से देखेंगे यहाँ पर तो है CP, C से P तक की दूरी, C से P तक की दूरी क्या होती है? R होती है। तो ये क्या लिखे हैं? R, और R वक्रता त्रिज्या किस में रहेगा? माइनस में रहेगा। फिर AP बराबर BD, A से P तक की दूरी, A से P तक की दूरी, तो A से P तक की दूरी क्या होगी? वस्तु की दूरी U होगी। क्या होगी? वस्तु की दूरी U होगी। तो जो वस्तु की दूरी AP जो होगी यहाँ से यहाँ तक, यह वस्तु की दूरी किस में रहेगा? माइनस में रहेगा। किस में रहेगा? A' से P, ये क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है, और प्रतिबिंब की दूरी किस में रहेगा? माइनस में, -V। क्लियर हो गया इतना बात? अब इस बात को प्रूफ करने के लिए कि 1/V + 1/U बराबर 1/F होता है, आपको इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। जैसे मैथ में समरूपता के कसौटी वगैरह आप देखते हैं, पढ़ते हैं, पढ़े हुए हैं, सर्वांग क्षमता पढ़े हुए हैं, तो उसमें कुछ आपको फैक्ट बताए गए होंगे कि किस किस आधार पर कोई दो चित्र जो होते हैं वो समरूप होते हैं, किन किन आधार पर कोई दो चित्र सर्वांगसम होते हैं, इन सब चीज़ों को बताया गया होगा। अब यहाँ पर हम दो त्रिभुजों में चलेंगे, एक BAC और त्रिभुज B'AC में। जैसे यहाँ देख लीजिए किस किस त्रिभुज में हम चल रहे हैं? BAC, इस त्रिभुज में, किस में? BAC और B'AC में, B'AC में, इन्हीं दोनों त्रिभुज में हमको चलना है। और जब इन दोनों त्रिभुज में चलेंगे तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ 90 डिग्री है, ठीक है, यहाँ 90 डिग्री है और यहाँ भी 90 डिग्री है। तो इसका नाम है कोण 1 और इसका नाम है कोण 2। अगर नहीं दिख रहा होगा तो देख लीजिए, वहाँ पर आपको हम लिख दे रहे हैं, इसका नाम कोण 1 है, इसका नाम कोण 2 है। तो कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा कि नहीं? दोनों त्रिभुज में होगा। फिर ये कोण 3 जो होगा इस कोण 4 के बराबर होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर कोण 4 लिखा हुआ है, ये कोण 3 है, तो कोण 3 कोण 4 के बराबर क्यों होगा? क्योंकि दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं, इसलिए बराबर होगा। तो इस त्रिभुज में दो कोण ऑलरेडी हम देख लिए, ये कोण इससे बराबर, ये कोण, तो जाहिर सी बात है तीसरा तीसरे के बराबर होगा ही होगा, ठीक है। इसी चीज को यहाँ पर लिख दिया गया है, यहाँ पर कि एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 1 बराबर एंगल 2 समकोण है, और एंगल 3 बराबर एंगल 4, एंगल 3 बराबर एंगल, क्यों? क्योंकि ये सब शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। जब कोण कोण के समरूपता कसौटी से चलेंगे तो हम लिखेंगे त्रिभुज BAC समरूप है किसके? त्रिभुज B'AC के। यहाँ तक क्लियर हो गया? जब लिख देंगे तो दो समरूप त्रिभुजों के जो संगत भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं? समानुपातिक होती हैं। कैसी होती हैं? समानुपातिक होती हैं। तो हम लिखेंगे AB बटा A', क्यों? AB बटा AB बटा, क्यों लिखेंगे AB बटा A'? अब ये दोनों त्रिभुज हमारे पास सर्वांगसम हो गया, क्या? समरूप हो गया। क्या हो गया? तो इसकी ये भुजा इसकी इस भुजा के क्या हो जाएगी? अनुपातिक होगी, बराबर नहीं, अनुपातिक होगी। क्या होगी? अनुपातिक होगी। ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस की अनुपातिक होगा कि नहीं होगा? तो इसी चीज को यहाँ AC लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? A', AC बटा A', AB बटा A', AB बटा A'। इसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है, AB बटा A', AC बटा A'। अब BC बटा B' लिखा हुआ है तीसरा भुजा का,
इसका रोल इसमें नहीं है, लेकिन ऐसे हम लिख दिए। इसको क्या मान लिया गया, समीकरण एक। तो जिस तरीका से अभी इस दो त्रिभुजों में चले हैं, उसी तरीका से हम आगे भी त्रिभुज में चलेंगे, और अब चलेंगे हम इस त्रिभुज में, इन दोनों त्रिभुज में, एक इस त्रिभुज में और एक इस त्रिभुज में। पहले हम इसमें चले थे और इसमें चले थे, अब किस में चलना है, इसमें और इसमें। कोई डाउट है, यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर एंगल इस ये जो इधर से 90 डिग्री का एंगल है, इसको 5 नाम दिया गया, इधर से 7, ये 8 और ये 6 है। क्या है, 6 है। तो अब देखिएगा इन दोनों त्रिभुज में, तो दोनों त्रिभुज में A डैश B डैश F तथा त्रिभुज यहाँ पर DOF में यही नाम लिखा होगा, या फिर त्रिभुज का तो कई तरह से नाम हम लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो जब नाम लिखा जाएगा तो जरा देखिएगा, इसमें A डैश B डैश, अब ये समरूप हो जाएगा, इसलिए समरूप होगा क्योंकि एंगल 7 एंगल 8 के बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से, और एंगल 5 90 है, एंगल 6 भी 90 है। तो एंगल 5 90 और एंगल 6 90 है, तब ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और जिस त्रिभुज की कम से कम 2 कोण बराबर हो जाए तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा। जब तीनों कोण बराबर हो गया तो इसका मतलब है त्रिभुज समरूप है। तो यहाँ पर एंगल 5 बराबर कितना होगा, एंगल 6, एंगल 7 बराबर एंगल 8। कोनो डाउट है, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है। इस त्रिभुज में ये बात लिख दिया गया है कि बिंदु O और P एक ही बिंदु P पर स्थित है। ऐसा क्या कर दिया जाता है, मान लिया गया कि जो बिंदु O है वो बिंदु P पर स्थित है। कौन सा बिंदु, ये बिंदु O जो है यह काफ़ी करीब है P के, तो बिंदु O को बिंदु P पर मान लिया जाएगा। यानी O P पर अगर खसक जाए तो OF हम कहेंगे, तो इसका ही मतलब है कि OP है कि नहीं है। अरे यहाँ से आपको बसंतपुर जाना है नहीं, और यहाँ पर बसंतपुर जाना है, और आप पेट्रोल पंप और बसंतपुर के बीच में खड़े हैं, है कि नहीं है। तो कोई क्या कहेगा, हाँ लगभग बसंतपुरे में ना है आप, यही ना कोई कहेगा कि हाँ तो बसंतपुर आप पहुँचिए गए हैं, थोड़ा सा ही इधर है, तो यहीं पर ना है, थोड़े सा ही नहीं है, तो मान लिए कहाँ है, P पर है। कोई दिक्कत है, तो यहाँ से हो गया। अब हम इसको जब P पर मान लेंगे तो क्या क्या बदलाव होगा देखिएगा। FOD त्रिभुज FA डैश B में, FOD और त्रिभुज यही वाला त्रिभुज था, इधर वाला जो त्रिभुज बना हुआ था ऐसे, और फिर ये ऐसे था, नहीं बना हुआ था, तो ये प्रतिबिंब था A डैश, ये F था, ये O था, और ये यही फिगर था ना जी, है उसका यही टुकड़ा है। और इसी में एंगल हाई 5 था, एंगल हाई 6 था, ये 7 था, ये 8 था, यही फिगर था। तो ये फिगर था, इसी फिगर पर नहीं काम किया गया है कि A डैश B डैश F, A डैश B डैश, A डैश B डैश F, FOD, ठीक है। तो इसमें आएंगे तो बिंदु O को कहाँ मान लिया गया, ये था हमारा, तो ये P पर था ना, P पर, तो यहाँ पर P था, तो इस O को कहाँ मान लिए हम, P पर मान लिए। कहाँ मान लिए, P पर मान लिए। तो बिंदु O तथा बिंदु P एक ही बिंदु पर स्थित है। अब इस O को उठा के हम P पर रख देंगे तो एक बतिया हो जाएगा। अब यहाँ पर OD बराबर PD, यानी O से जो है D जो मानेंगे, ये OD या PD के बराबर होगा कि नहीं होगा ना जी। OF बराबर PF, O से F की दूरी P से F की दूरी है कि नहीं है ना। अब यहाँ पर लिख देंगे इस त्रिभुज में, अब इस दोनों त्रिभुज में एंगल 5 बराबर एंगल 6, एंगल 5 बराबर एंगल 6, क्या क्यों, क्योंकि दोनों समकोण है। एंगल 7 बराबर एंगल 8, क्यों, क्योंकि दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। एंगल 7 बराबर एंगल 8। यहाँ तक बात क्लियर हो गया होगा। अभी समझिएगा बात को। अब कौन कौन के समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं कि नहीं कि FOD ट्रेंगल FA डैश B डैश के क्या होगा, समरूप होगा, कह सकते हैं ना कि FA डैश B डैश, यही ना है, FA डैश B डैश, FOD ये क्या है, समरूप होगा। जब दोनों समरूप होगा तो इसको हम, अब समझिएगा, तो हम लिख सकते हैं कि नहीं इसके संगत भुजाओं को, जो हम कोण बनाए हुए थे यहाँ पर, A डैश B डैश
एफ रफली बना दे रहे हैं, कोई दिक्कत है? चलिए रफली समझ लीजिए बात को, यही ना पी था बिंदु, चलिए ये रफली है। तो ई वाला जो भुजा होगा ये ई वाला के अनुपातिक होगा कि नहीं होगा? होगा ना, तो वहीं लिखा गया है पी डी। तो ओ डी नहीं लिखा, क्या लिखा दिया गया? पी डी। आप ओ डी भी लिख सकते हैं, अगर ओ डी भी लिखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पी डी बराबर ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बटा ए डैश एफ। पी से एफ की दूरी ए से एफ की दूरी के अनुपातिक होगी, तो ये दोनों अनुपात में हो गया, इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन डी एफ कहाँ से कहाँ तक? डी से एफ, यहाँ से बी डैश एफ। क्लियर हो गया? तो ये हो गया। तो इस तरीके से इसका खर्च ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा, लेकिन ये लिख लिए हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ए डैश ए बी, अब इस पी डी को हम ए बी कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि पी डी बराबर ए बी। जो प्रतिबिंब की यहाँ पर स्थिति है वही ना यहाँ पर जाके मिला है, तो ये और ये तो बराबर ही होगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये लंबाई और ये लंबाई जब बराबर होगा तो हम पी डी को ए बी नहीं कह सकते हैं, पी डी को, क्योंकि प्रतिबिंब का नाम ए बी था, ये पी डी है और ये ए बी है, तो दोनों बराबर है, तो पी डी की जगह पर क्या लिख दिया गया? ए बी बटा ए डैश बी डैश। अब पी एफ बटा ए डैश एफ हो गया। क्लियर? अब इसके बाद जब आप आगे बढ़िएगा तो हमारे पास ये समीकरण 2 हो गया, वो समीकरण 1 था। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखिएगा तो आपको मिलेगा ये। क्यों मिलेगा? अभी समझ जाइएगा। समीकरण 1 में हमको आया था ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर ए सी बटा ए डैश सी, यही आया था। ये समीकरण 1 था। अपने नोट्स में आप देखिएगा, ये समीकरण 1 था। और आप लोग भी अगर कॉपी में इसको लिखते चल रहे हैं तो वहाँ भी देखिएगा, यहाँ पर ए बी बटा ए डैश बी डैश और ए सी बटा ए डैश सी था। तो हमको मालूम है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? तो यहाँ पर देखिए इसका ए बी बटा ए डैश बी डैश, पी एफ बटा ए डैश एफ, और वहाँ पर इस पर ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए सी बटा ए डैश सी। तो ए बी के बराबर ये है और इसी के बराबर ये है, तो जब ये और ये बराबर होगा तो ये दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो ए सी बटा ए डैश सी, अब पी एफ बटा ए डैश एफ। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझते चलिए, कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर आपका काम क्या आएगा, दिमाग लगाना। यहाँ पर ए पी माइनस सी पी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ए पी माइनस सी पी। अब ए पी माइनस सी पी काहे लिखा हुआ है, इस बात को ढूंढिएगा। ए पी माइनस सी पी क्या लिखा हुआ है? यहाँ हम लिख लेते हैं ताकि वहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ए पी माइनस सी पी बटा में सी पी माइनस ए डैश पी, यही लिखा हुआ है। अब चलते हैं फिगर वाले पेज पर। देखिए, अब चूंकि ए डैश सी बटा ए सी बटा ए डैश सी था, तो ए सी, ए से सी तक, ए से सी तक, इसको हम इस पूरे में से अगर इतना घटा दिया जाए तो ए डैश सी का मान निकल के आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी में से अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल दी जाए तो इतना दूरी नहीं मिल जाएगा। तो यही ना दूरी हमको चाहिए, ए सी। तो ए सी के जगह पर ए पी माइनस सी पी, ठीक है। पूरा ए से पी तक की दूरी में से सी से पी तक की दूरी घटा दिया गया। क्या किया गया है? इस ए से सी तक के बीच की दूरी में से इस सी से पी तक की दूरी को क्या कर दिया गया है? घटा। तो हमें क्या मिलेगा? ए सी मिलेगा। और उसी ए सी के जगह पर क्या लिखा गया? ए पी माइनस सी पी। अब क्या है? सी पी माइनस ए डैश पी। तो हमको तो नीचे ये ना लिखा हुआ था भाई, ए सी बटा ए डैश सी। तो ए सी के लिए हमने ई लिखा और ए डैश सी के लिए क्या लिखेंगे? ए डैश सी। तो ए डैश सी यानी ए से लेके और सी, ए डैश सी है, ये ना दूरी है, यही दूरी है। तो हम सी पी में से अगर ए डैश पी घटा दें, सी पी में से यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी में से यहाँ से यहाँ तक की दूरी घटा देंगे तो हाई दूरी नहीं मिल जाएगा हमको, यहाँ से यहाँ तक का। और यही ना हमको चाहिए, नीचे लिखना है ए डैश सी, ए डैश सी लिखना है।
तो हम यहाँ से यहाँ की दूरी में से यहाँ की दूरी घटा दिए, अब हमको क्या निकल गया, यहाँ से यहाँ तक मिल गया। तो इसका नाम है सी पी और इसका नाम है ए डैश पी। तो सी पी माइनस, कौन दिक्कत है, होगा कि नहीं? चलिए घट गया। अब है पी एफ, यही ना था जो घटा रहे थे, वो तो है ये था, यही नहीं लिखा हुआ था जी। अब देखिए, अब अगला आपको क्या है यहाँ पर कि पी एफ बटा ए डैश पी माइनस पी एफ। क्या है? पी एफ बटा ए डैश पी माइनस पी एफ। तो पी एफ क्या है आपका, पी से एफ तक की दूरी क्या होती है, ध्रुव से एफ तक की दूरी, फोकस दूरी, यही ना होता है। पी एफ क्या होगा, ध्रुव से एफ तक की दूरी होगा कि नहीं होगा? चलिए, अब यहाँ लिखा हुआ क्या है वो भी एक नज़र देखते चलिएगा। इसको लिखा गया है किसके जगह पर, पी एफ बटा ए डैश एफ। क्या है? पी एफ बटा, और उसी के जगह पर क्या लिखा हुआ है, पी एफ बटा ए डैश पी माइनस पी एफ। यानी इस ए डैश एफ के लिए क्या लिखा गया है, ए पी माइनस पी एफ। ए डैश एफ के लिए लिखा गया है ए डैश पी माइनस पी एफ। अब ये कैसे आया, तो फिगर में चलते हैं। देखिए, हमको यही ना ए डैश एफ बराबर ए डैश पी माइनस पी एफ चाहिए। ए डैश एफ कहाँ है, यही ना है। तो ये ए डैश पी में से यदि पी एफ को हम घटा लें तो हमको ए डैश एफ नहीं मिल जाएगा। तो वहीं ए डैश पी में से ना पी एफ को घटा दिया गया है, वही चीज़ लिखा गया है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब यहाँ से आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन काम करेगा, यहाँ से आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन काम करेगा। यदि मैथमेटिक्स आपकी अच्छी है, मैथ में आप अच्छे से कैलकुलेशन कर पाते हैं, जोड़ घटाव गुना भाग कर पाते हैं, तो यहाँ से आपको कोई नहीं रोक सकता है। समझना बस यहीं तक है, समझना बस यहीं तक है। इसके बाद तो आप 8वां से जो पढ़ रहे हैं वही सब चीज़ करना है, ठीक है। क्लास 8 से क्लास 7 से जो चीज़ पढ़ रहे हैं वही सब चीज़ करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। आंसर आपके हाथ में। चलिए अब देखिए यहाँ पर, अब ये हो गया। AP को क्या कहा गया था, A से P तक की दूरी क्या है, वस्तु की दूरी है। क्या दूरी है? अब वस्तु की दूरी क्या था, माइनस में, तो माइनस यू लिख दिया गया। फॉर्मूला का यहाँ का इसका माइनस यहाँ लिखा गया है। C से P यानी वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या R हो गया माइनस में। फिर यहाँ भी वही CP है माइनस R, माइनस यहाँ वाला A डैश P, A डैश वस्तु है, A डैश पर वस्तु बैठा हुआ है, A डैश से B डैश तक। तो A डैश से P तक क्या होगा, वस्तु की दूरी माइनस में रहेगा V। ये हो गया। PF क्या है, फोकस दूरी। PF क्या है, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, PF बोलेंगे। फिर A डैश P माइनस PF। A डैश P क्या है, वस्तु A डैश पर बैठा हुआ है और ये ध्रुव है, तो वस्तु से A डैश के बीच की दूरी, वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी क्या होगी, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी। तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, माइनस B। यानी A डैश पर प्रतिबिंब है, क्या है, A डैश पर प्रतिबिंब है और B डैश तक है, यानी A डैश से B डैश तक प्रतिबिंब था। तो यहाँ से ध्रुव की दूरी होगा कि नहीं होगा, प्रतिबिंब की दूरी भी माइनस, तो वहीं लिखा गया है A डैश P। क्लियर? तो ये हो गया प्रतिबिंब और माइनस यहाँ वाला, और PF क्या हो जाएगा आपका, माइनस F हो जाएगा। जब अब ये सब चीज़ लिखा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है, यहाँ से आपको जो रूल लगाना है वो रूल लगाइए, जैसन मर्जी करे वैसन बनाइए, लेकिन आपको मैथमेटिकली एरर करके नहीं बनाना है, ठीक है, वही करना है। लेकिन अब यहाँ से बेसिक बात समझ जाइए, यहीं तक समझना होता है, समझ में आया बात। इसको बनाने के लिए केवल वहीं तक समझना है जो आप मैथ में बड़ा अच्छा से पढ़े हैं, ठीक है। समरूपता सर्वांग क्षमता मैथ में बहुत बढ़िया से आपको पढ़ाया गया है कि वहाँ पर कैसे आप कर सकते हैं। तो अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसको बनाने में दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर करिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो F से गुना होगा E माइनस R प्लस V में होगा, और इससे गुना होगा किस में, इसमें होगा कि नहीं होगा। तो ये F के तरफ F गुना माइनस R प्लस V चला गया, इसको उठा के हेने कर दिए, माइनस U प्लस R माइनस V प्लस F। हाई वाला मटेरियल यहाँ चल गया गुना में और ये वाला इधर गुना में। क्लियर? अब गुना करेंगे तो U से V में, तो माइनस माइनस प्लस U और V गुना होके UV, फिर U से F में
प्लस माइनस माइनस, खूब ध्यान से देख लीजिएगा, प्लस माइनस माइनस, यू से एफ में यू एफ। फिर चलेंगे आगे, आर से भी में भी आर, आर और भी को गुना करेंगे तो अब साइन कैसे डिसाइड हो, तो इसके पहले माइनस इसके पहले, प्लस माइनस गुना कर रहे हैं, जोड़ नहीं रहे हैं। आर से फिर एफ में प्लस प्लस प्लस, कहाँ गया जी भैया, यहाँ पर है, प्लस प्लस प्लस, ई डबल लग गया है, प्लस 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 हो गया, आर और एफ, आर एफ हो गया। इधर देखिए माइनस माइनस प्लस, आर और एफ, आर एफ, माइनस प्लस माइनस, एफ और भी, एफ भी। अब ई आर एफ प्लस में आर एफ प्लस में दोनों साइड में है, बराबर के दोनों साइड में, तो ये कट गया कि नहीं कट गया, जो बचा उसका हम कैलकुलेशन कर देंगे। देखिए अब यहाँ पे क्या है, यू भी है, यू एफ है, वी आर है और एफ भी है, कौन दिक्कत है, बाकी है दोनों क्या हो गया, कट गया आपका। तो दोनों जब कट गया तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ इधर उधर करना है आपको, जैसे यू भी है और माइनस यू एफ है, और वी आर को उठा के ससुर को इधर डाल देंगे, तो माइनस क्या हो गया, माइनस एफ भी, अब प्लस में, ये तो माइनस में है, इन्हें जाके प्लस में, प्लस वी आर हो जाएगा, प्लस वी आर हो गया। अब देखिए ये यू भी है, ये माइनस यू एफ है, अब इस वी आर जो है इसको 2VF लिखा जा सकता है, वी आर को क्या लिखा जा सकता है, 2VF लिखा जा सकता है। क्यों 2VF लिखा गया, तो समझिएगा यहाँ पर, एक सेकेंड, इसको वी आर, हाँ देखिएगा, अब ये यू भी है और माइनस यू एफ, भी आर, भी क्या होता है, भी होता है वस्तु की दूरी, और आर क्या होता है, फोकस दूरी, रेडियस, रेडियस वक्रता त्रिज्या होता है, क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होता है। हाँ तो यहाँ पर इसे देखिएगा, तो कर दिए हैं 2VF को FV कर दी हैं, अभी FV प्लस 2FV, इसमें से ही क्या हो जाएगा, घटेगा, और कितना बचेगा, एक वो FV बचेगा। अब इसको क्या करेंगे, देखिए बहुत जगह क्या किया गया है कि UV मतलब कि आप केवल इसमें से जैसे F वाला को एक साइड कर दिए, तो F कॉमन करके भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी चाहते हैं अगर, तो आप सीधा यहाँ पर UVF से भाग दे सकते हैं, UVF से भाग दे सकते हैं। डायरेक्ट लिखेंगे कि दोनों तरफ UVF से भाग देने पर, और जब भाग दे देंगे तो देखिएगा UV से UV कैंसिल, यहाँ से FU से FU कैंसिल, यहाँ पर FV से FV कैंसिल, क्या बचेगा, अगर इस तरीके से यहाँ पर 1/F बचेगा, 1/F माइनस 1/V बचेगा, बराबर क्या बचेगा, 1/U, U बचेगा, R कैसे बचेगा, 1/U बचेगा। अब इसको उठा के इधर करिएगा तो 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V, यही आपका दर्पण सूत्र है, यही क्या है आपका दर्पण सूत्र है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, और यहाँ पर ये किया गया है, ऐसे भी कर सकते हैं कि UV बराबर, इसको उठा के इधर कर दिए, VF और UF हो गया, दोनों तरफ UV से भाग दे दिए हैं, केवल किससे भाग दिया गया है, UV से, तो इधर UV कट गया, 1 हो गया, F/U हो गया, F/V हो गया, ठीक है। अब F/V हो गया तो 1 बराबर, यहाँ भी F है, यहाँ भी F है, तो दोनों में से F को बाहर निकाल दिए, तो 1/U प्लस 1/V बचा, और F ने गुना में है तो इन्हें आके भाग में, तो 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U आ गया। यही आपका क्या है, दर्पण सूत्र है, यही आपका दर्पण सूत्र हो गया। और इस तरह से दर्पण सूत्र का प्रूफ हो जाता है, बहुत मज़ेदार है, और इसको अगर आप 2-4 बार बना लेते हैं तो कोई परीक्षा में रोकने आपको नहीं जा रहा है बनाने से, ये बात समझ जाइए। पूछेगा तो वहाँ गारंटी बन जाएगा। अब है अगला टॉपिक आपका आवर्धन, क्या है, आवर्धन। यहाँ से भी सवाल, अब देखिए पीछे से तनी कुछ सवाल यहाँ कर लिए जाए, चलिए तनी बनाइए तो 1-2 सवाल क्वेश्चन में दे दिया जाए। यदि किसी
अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी 3 मीटर तथा फोकस दूरी 1 मीटर हो तो सवाल लिखिए जल्दी जल्दी फटाफट, दांत मत चियारिए। तो फोकस दूरी 1 मीटर हो तो बताएं कि प्रतिबिंब ध्रुव से कितनी दूरी पर बनेगा। चलिए क्वेश्चन बनाइए, जल्दी फटाक से उतारिए। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए जल्दी फटाक से क्वेश्चन का। यदि किसी अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी 3 मीटर तथा फोकस दूरी 1 मीटर हो तो बताएं कि प्रतिबिंब ध्रुव से कितनी दूरी पर बनेगा। यहाँ पर सारा का सारा आइटम आप ही के सामने है, हर चीज़ है यहीं पर, हल्दी नून तेल सब्जी बना के दे देना है। चलिए जल्दी फटाफट, बाजारों नहीं के जाएंगे सब्जी किने ला, बाजार भी नहीं जाना है सब्जी किनने, समझे रहे रिंकी? हम ले आए, इतना बताए हैं सब्जी, हाँ सब्जी वब्जी सब दे दिए हैं, सारा आइटम हर मटेरियल दे दिए हैं। स्वादिष्ट नहीं बना तो अभी स्वाद हम बढ़ा देंगे यहीं पर स्वाद बढ़ेगा। कहाँ है स्वाद बढ़ाने वाला करछुल? करछुल नहीं, यहीं पर नहीं, ये देखिए देखिए करछुल अपना तक रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं। तो वहाँ तो मार नहीं सकते न मेहनती, यहाँ ढड़काएंगे मुड़ी पर भड़ाम से ना। अच्छा क्वेश्चन देखना है, कितना देर देखिएगा? क्वेश्चन लिख लिए तो चलिए जल्दी फटाक से बताइए कितना आंसर होगा। इतना समय लगेगा। ध्रुव है, ध्रुव से कितनी दूरी पर बनेगा? क्वेश्चन तो नहीं हड़बड़ी में जल्दी जल्दी लिखे हैं, वही से ऐसा राइटिंग हो गया है। नहीं तो राइटिंग हमारा देखिए कितना सुंदर है। हूँ बना है, बना जल्दी जल्दी, मतलब आँख भाव सब न चले हम। नहीं बना रहे हैं, बना रहे हैं, कोहरा सर नहीं बना रहे हैं, मारेंगे। तुम्हारा नाम हरिदास है इसलिए छोड़ देते हैं, हरि को नहीं मरना चाहते हैं। हरि भगवान थे ना, हरि तो भगवान को बोला जाता है, नाम के वजह से पहुंच जाता है। हाँ तो हनुमान जी है। हनुमान जी का माई के नाम ना रहा अंजनी, इसका अंजलि नाम है, अंजलि नाम, अंजलि। सवाल बनाए हैं तो सारा अभी दांत के मुस्कुरा ले, क्योंकि दांत ना रही मुंह में। बुढ़ापा आवे के चाहिए अभी से 50 साल बाद, तो यही बुढ़ापा दांत आ जाइए हाथ में, पाकुर पाकुर करे घरे जाइए लोग। बना रे
इतना टाइम लगेगा? नाम हंसवाएगा तुम लोग मेरा हैं। चलिए देख लीजिए, बता देते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है। किसी अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी दी गई है। किसकी दूरी दी गई है? यानी u का मान दिया गया है। कितना दिया गया है? 3 मीटर। ठीक है। और फोकस दूरी दी गई है। क्या दी गई है? f का मान दिया गया है। क्या दिया गया है? 1 मीटर। और आपको कह रहा है कि प्रतिबिंब ध्रुव से कितनी दूरी पर बनेगा। तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को प्रतिबिंब दूरी बोला जाता है। यानी आपको निकालना भी है। क्या निकालना है? यहाँ पर u दिया है, f दिया है, तो 1/f फार्मूला आप पढ़े कि नहीं है दा? ये काहे ला पढ़े हैं बताइए? कौना दिन ला? यहीं के परीक्षा में पूछेगा, दांत चिया दीजिएगा। जा सब मिटा गया। डाटा बताइएगा थोड़ा हमको। u बराबर कितना है? 3 मीटर। f बराबर 1 मीटर। भी आपको निकालने के लिए सवाल में था, यही ना? 1/f बराबर, देखिए सब यहाँ है मटेरियल, 1/v प्लस 1/, यही ना फॉर्मूला है, समझिएगा। 1/f, f का मान कितना दिया गया है? 1 बराबर v हमको निकालना है, तो v को v रहने देंगे प्लस 1/u कितना दिया गया है? 3 दिया गया है। अब देखिएगा 1/1 1 ही रह जाएगा। क्या रह जाएगा? ये जो प्लस में 1/3 दिख रहा है, बराबर कहने ले आएंगे तो माइनस में 1/1/v। अब देखिए यहाँ पर जब बटा पर के घटाव करिएगा तो 2/3 आएगा, बराबर 1/v। लेकिन ये सही नहीं है, v ऊपर जाएगा, उल्टेगा, तो v बराबर तो इहो उल्टेगा, 3/2 से कटेगा 1.5, 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु बनेगा, ऐसी प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर हो गया? इसी तरीके से परीक्षा में सवाल पूछ लेगा आपसे। ठीक है, चाहे साधारण दे देगा कि बताइए u बराबर इतना, f बराबर इतना, तो v का मान बताइए। साधारण सा सवाल दे देगा कि नहीं देगा? और लैंग्वेज में लिख दिए थे। ठीक है, तो ऐसे मिटा दें। यूट्यूब पर चल जाइएगा, वहाँ से देख के लिख लीजिएगा। लिखो जल्दी। हो गया? अब देखिए, अब जो है क्लास का दूसरा टॉपिक आवर्धन। क्या? बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी न्यूमेरिकल बनेगा, जैसे न्यूमेरिकल यहाँ से बनता है। आवर्धन जो है एक मज़ेदार टॉपिक है। अभी जो नहीं हुआ था? गुड, वाह। आप लोग जैसा तेज लिखे वाला विद्यार्थी हम धरती पर नहीं देखे हैं। हम अपने ज़माना में नहीं देखे थे, हम स्लो लिखते थे ना। हंसो, जवन जितना करिए बा उतने हंसा ले। दांत लौके ना, मुंह दाब दे लो दा। हाँ हुआ ना, वो आता है वो। अरे सागर में गागर सही में है। चलिए, आवर्धन क्या है? मैग्निफिकेशन। सागर नाम है उसका। हाँ, अरे भाई जेनेटिक असर हो नहीं सकता है। नाना के जैसा नहीं बच्चा लगता है, बाबा के जैसा नहीं लगता है, मामा के जैसा नहीं होता है। स्मार्ट है वो, ऐसा बात नहीं है। सांवरे काले लोग बुरे थोड़ी होते हैं। कलर इज नॉट, हेयर कलर इज नो, जो भी हो। चलिए, क्या है यहाँ पर? हम साइंस के मास्टर हैं, अंग्रेजी के मास्टर नहीं। चलिए देखिए, डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट अलाउ इन आवर कंट्री। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन जो है नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे वह कास्ट बेसिस हो, रेस बेसिस हो, यानी आपको कलर का बेसिस पे हो, है ना। किसी भी बेसिस पर किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। अंग्रेजी हमारा भी आता है। चलिए, अब यहाँ ये देखिए, मैग्निफिकेशन क्या है? कोई दिक्कत है? देखिए क्या कहता है, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन एक आपेक्षिक विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कि कोई काई हो गया है मामला यहाँ पर हैं। चलिए, कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना बड़ा है। देखिए, कोई भी चीज़ को कितना गुना बड़ा दर्शाना हो,
जैसे 12 से 24 कितना गुना बड़ा है, बात समझिएगा मेरा। 12 से 24 कितना गुना बड़ा है? 2 गुना बड़ा है ना, बड़ा 2 गुना। तो 12 से 24, यहाँ पर जब 24 लिखेंगे तो बटा 12 करेंगे। देखिए यहाँ पर छोटा सा कंसेप्ट है कि 12 से 24 2 गुना बड़ा नहीं है, एक्चुअली 1 गुने बड़ा है, क्योंकि 12 एकम 12 और 12 जोड़ेंगे तो 24 रहेगा। लेकिन जरा सोचिए कि है कि नहीं 2 गुना? 2 गुना है। तो 12 से 24 2 गुना बड़ा है, यानी इससे यह दुगुना है, यहाँ ये सेंस है। तो यहाँ पर कह रहा है कि प्रतिबिंब जो है वह बिंब से कितना बड़ा है। तो जो बड़ा है उसको तो ऊपर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तब प्रतिबिंब की ऊंचाई अब बटा बिंब की ऊंचाई होगा, तभी ना पता चलेगा ये कितना बड़ा है। इससे समझ में गया बात? ये कंसेप्ट अगर समझ में आ गया हो तो आवर्धन समझिए आप समझ गए, ठीक है। यानी किसी वस्तु का जो फोटो बनेगा उससे उसका प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है, कितना गुना बड़ा, यही आवर्धन होता है, ठीक है। अतः यदि बिंब की ऊंचाई h हो, बिंब की ऊंचाई क्या हो, यानी वस्तु की ऊंचाई को हम h मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? h मान लेते हैं। तो और प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? h डैश मान लेते हैं। तब गोलीय दर्पण में उत्पन्न आवर्धन को m से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? m से। तो जब m से डिनोट करिएगा तो m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई ऊपर रहेगा और बिंब की ऊंचाई हो गया क्लियर? यही आवर्धन है। और इतना छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन परीक्षा में पूछ लेता है कि यदि किसी प्रतिबिंब की ऊंचाई 5 मीटर है और किसी बिंब की ऊंचाई 2 मीटर है, तो बताइए कि उस प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा। तो ऊंचाई तो दोनों को मिल गया। अब आपके दिमाग में बस ये सेट रहना चाहिए कि बाद में जौन बनेगा वो ऊपर रहेगा। बाद में कौन बनेगा? फोटो। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो ऊपर, अब बिंब बनेगा वो नीचे। दोनों का हाइट जो होता है ऊपर और नीचे लिखना है। इसका कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। इसी को क्या कहा जाता है? आवर्धन कहा जाता है। और सीधा डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि बताइए निम्न में से कौन सा आवर्धन का सूत्र है। निम्न में से कौन सा आवर्धन का? इस सीधा पूछ लिया जाता है परीक्षा में, ठीक है, समझिएगा। अब ये हो गया। तो m बराबर h डैश बटा h पर स्पष्ट लिखा रहेगा इसी तरीके से, इससे कोई अंतर करके नहीं लिखेगा। आवर्धन m, प्रतिबिंब दूरी u एवं प्रतिबिंब दूरी v, दोनों ये सब संबंधित हैं एक दूसरे से। कैसे जुड़े हुए हैं? तो जो ये h होता है ना, आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर डिसाइड कर लीजिएगा। देखिए जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना ग्राफ, तो ग्राफ में प्रतिबिंब जैसे ऊपर की तरफ है, तब प्रतिबिंब की ऊंचाई प्लस में होगा कि माइनस में होगा? जरा बताइए था हमको। माइनस में होगा। प्लस में ना होगा रे कदा हुआ, अरे बोका रे, प्लस में नहीं होगा, इधर सब प्लस रहता है। तो ऊंचाई ना हम देख रहे हैं, दूरी थोड़ी देख रहे हैं जो माइनस में होगा। किस चीज में होगा? प्लस में। लेकिन जो अगर फोटोआ बनेगा वो तो नीचे बनेगा, है नहीं? बनेगा नहीं बनेगा? तो नीचे तो मामला माइनस वाला रहता है, रहता कि नहीं? तो नीचे वाला जो मामला माइनस वाला रहेगा, तो ये जो ये ऊंचाई होगा ये नु h डैश है, आई h है कि नहीं है? तो यही आपका देखिए, समझिएगा इस बात को। तो अब कैसे हम इससे डिनोट करेंगे u और v से? कैसे इसको देखेंगे? हाइट समझ गए आप? अब देखिएगा यहाँ पर m बराबर h डैश बटा h माइनस v बटा u, माइनस v बटा u। तो माइनस v बटा u क्यों हो गया? देखिएगा ये माइनस v बटा u काहे हो गया? सोच रहे होंगे कि a को माइनस में दूसरी का माइनस में होना चाहिए, ये ना सोच रहे हैं जी। लेकिन देखिए h जो h का एक्चुअल साइन क्या होना चाहिए? h का एक्चुअल साइन माइनस, ये h तो h डैश का एक्चुअल साइन माइनस h डैश ना होगा, और ये h होगा, होगा कि नहीं होगा? अब इसी का अनुपात करेंगे तो ये माइनस v बटा माइनस u होगा कि नहीं होगा? ऊंचाई से दूरी का अनुपात, ये ऊंचाइयों का अनुपात बराबर इनकी दूरियों का अनुपात। समझ में रहा है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, और प्रतिबिंब की दूरी बटा बिंब का दूरी। तो अनुपात को अनुपात से मिला दिए। अब देखिए हाई माइनस उड़ जाएगा, तब बताएगा माइनस बचेगा। तो माइनस v बटा u रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना। इसीलिए है, आगे नीचे आपको समझाया जाएगा, वैसे यहाँ बता दिए हैं। तो ये हो गया। अब इस आवर्धन सूत्र को प्रूफ करने के लिए भी परीक्षा में दे दिया जाता है।
ये भी बड़ा लाजवाब कंसेप्ट है। यहाँ भी आपको फिगर बनाना पड़ेगा और यहाँ के फिगर को भी परीक्षा में उतारना पड़ेगा। और इट इज जहाँ जैसे यहाँ समझाया जाएगा वैसे बनाइएगा, आराम से एको नंबर आपका नहीं कटेगा। जितना नंबर का परीक्षा होगा मैंने क्वेश्चन होगा उतने नंबर का आप लिख के आइएगा। देखिए अब m बराबर माइनस भी बटा यू प्रूफ करना है। आपको क्या करना है, हालांकि आवर्धन का फॉर्मूला हम क्या पढ़े हैं, m बराबर h डैश बटा h, यही ना पढ़े हैं, लेकिन आपको प्रूफ करना है m बराबर माइनस भी बटा, यही प्रूफ करना है। हाई तो नहीं प्रूफ करना है, आपको क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। काहे कि हम यहाँ पर पढ़ दिए हैं, तो देखिए अभी पढ़े हैं हमारे यहाँ h डैश बटा h बराबर माइनस भी बटा, तो हाई तो हम जान गए, ये तो हम जान ना गए जी हाई वाला बात। लेकिन इसके बराबर ई होता है तो इसके बराबर भी तो ई होगा, है कि नहीं। तो ये बात प्रमाणित करके दिखाइए। तो जो अभी आपको हम समझाए हैं वही काम लास्ट तक होगा, लेकिन उसको कुछ इस तरीके से बनाना पड़ता है। सवाल आपसे परीक्षा में 2-3 तरीके से पूछ सकता है। एक कहेगा आवर्धन सूत्र सिद्ध करें, ठीक है। दूसरा सवाल आपसे कह जाएगा सिद्ध करें m बराबर माइनस भी बाई यू। तीसरा सवाल आपसे पूछ सकता है कि गोलीय दर्पण में आवर्धन m, प्रतिबिंब दूरी v एवं बिंब दूरी u के बीच संबंध स्थापित करिए, ठीक है। यानी जैसे ही आप देखें v, u और m के बीच संबंध का बात कह रहा है तो आपको आवर्धन समझ जाना है कि आवर्धन पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पर कैसे प्रूफ होगा, तो हम क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण खींच लेंगे। क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम हमारा अवतल दर्पण खींचना रहेगा, जिसका हम नाम रख देंगे m और n, ठीक है। द्वारक हो गया, ये रिफ्लेक्टर है यहाँ से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब हमारा वस्तु यहाँ पर है सेंटर और फोकस के बीच में, सेंटर और फोकस के, तो इमेज इसका हम जानते हैं, हम 6 नियम पढ़े हुए हैं, है ना। तो सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा जिसका इमेज ये त्रिज्या और आपको अनंत के बीच में बनेगा, उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा, पढ़े थे। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा ये जो है ए बी, तो ए बी बना, ए बी से एक किरण यहाँ गया तो किरण इधर गुजर गया। कैसे गुजर गया, अब परावर्तन के नियम से। किससे, परावर्तन के नियम से, कि जितना एंगल से कोई किसी जगह पर प्रकाश आपतित होती है उतना ही एंगल से परावर्तित भी हो जाती है। तो आई बराबर आर, क्लियर हो गया। उसके बाद हम ये भी पढ़े थे कि अगर अक्ष के समानांतर कोई जाएगा तो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। अब ये दोनों रेखाएं आगे बढ़कर जिस जगह पर एक दूसरे को काटी हैं उसी जगह पर क्या बना हुआ है, प्रतिबिंब बना हुआ है। अभी कोई डाउट है समझने में, चलिए। अब ये F क्या होता है, P क्या होता है, ये C क्या होता है, ये वस्तु की ऊंचाई है, ये है प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये सब चीज़ से आप पहले से अवगत हैं कि कैसे आप अभी पढ़े ही हैं दर्पण सूत्र में। लेकिन फिर भी इन सब की जानकारी के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। लिखेंगे कि अवतल दर्पण MN में, MN क्या है, द्वारक है। PF जो P से F तक के बीच की जो दूरी है ये क्या है, फोकस दूरी है, माइनस F में इधर रहेगा कि नहीं रहेगा। अच्छा PA, P से A के क्या है, P से A ये क्या है, वस्तु की दूरी है, क्या है, वस्तु की दूरी है। P से A का क्या है, वस्तु की दूरी है, माइनस में रहेगा। P से A डैश, P से A डैश ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, माइनस में भी रहेगा। कोई डाउट है। उसके बाद AB हाइट है, ऊपर की तरफ वस्तु है, और ये प्रतिबिंब है, नीचे की तरफ हाइट है H डैश, क्लियर हो गया। माइनस में H डैश आ गया है जो बातों बताए हैं हमने। अभी देखिए अब हम त्रिभुज APB एवं त्रिभुज A डैश PB डैश में, APB APB ये त्रिभुज, A डैश PB डैश, बात समझ आ रहा है आपको। यानी प्रतिबिंब से ध्रुव से होकर जो बन रहा है त्रिभुज वो, अब यहाँ पर बिंब से ध्रुव से जो त्रिभुज बन रहा है वो, इसमें देखिएगा तो यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है। ई कोण I है, ई कोण R है। हमको मालूम है परावर्तन के नियम से कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, दोनों बराबर होता है। क्या होता है, I बराबर R हो जाएगा। तब यही चीज को यहाँ पर कराया गया है कि I बराबर R होगा त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज A डैश B डैश P में। हाँ यहीं पे देखिए था
ए पी बी तथा ए डैश पी बी डैश में। हो गया। एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल आई बराबर एंगल आर। एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? समकोण है। क्या है? यहाँ पर आप लिख लेंगे अपने नोट्स में, समकोण है। ई परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, इसको नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में। ठीक है। यहाँ देखिए, अब अगले बात में आएंगे किन दो त्रिभुजों में, तो त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए डैश पी बी डैश इस तरीके से समरूप हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? किस तरीके से कि इसके दो कोण बराबर हैं। तो कोण कोण के समरूपता कसौटी से। किससे? अगर आपको डिटेल लिखना है तो लिख सकते हैं, कोण कोण के समरूपता कसौटी। कोई डाउट है यहाँ पर? कोण कोण के समरूपता कसौटी से आप लिख सकते हैं। तो ये दोनों हो गया। अब जैसे ही सोचिए कि ये दोनों के दोनों समरूप हो गए तो इनके भुजाएं अनुपातिक होंगी कि नहीं होंगी? होगी ना। दो त्रिभुज जब समरूप हो गया तो भुजा भी अनुपातिक हो गया। अब यहाँ देखिएगा जरा मामला कैसा है लिख लिए हैं? हो गया। चलिए, यहाँ पर आप लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप लोग को यदि लिखना हो तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। हम अभी स्क्रीन से हटे हुए हैं। दूसरा क्या है यहाँ पर? त्रिभुज ए पी बी। क्या है? त्रिभुज ए पी बी। अब ये समरूप हो गया तो इसके लिए क्या है यहाँ पर? ए बी बटा ए डैश बी डैश, यानी वस्तु की ऊंचाई बटा प्रतिबिंब की ऊंचाई लिखा गया है। तो वस्तु की ऊंचाई बटा प्रतिबिंब की ऊंचाई। ए से पी तक, ए से पी तक क्या है? वस्तु की दूरी है। तो वस्तु की दूरी बटा प्रतिबिंब की दूरी। हो गया। तो वस्तु की ऊंचाई को h से डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से। तो माइनस में था तो माइनस लगाया गया है। अच्छा, यहाँ पर वस्तु दूरी को u से डिनोट किया जाता है, माइनस में था तो माइनस लिखे हैं। ए डैश पी प्रतिबिंब की दूरी है, जो माइनस में है तो माइनस भी लिख दिए। अब इसके बाद इसी में क्या कहेंगे? माइनस से ये माइनस कट गया कि नहीं कट गया? ऊपर क्या बचा? माइनस यू। तो एच डैश बटा एच बराबर माइनस भी बाई, उलट दिए हैं। अभी देख रहे हैं एच डैश यहाँ नीचे है, एच डैश ऊपर कैसे चल गया? एकरा उल्टे हैं, एकरा उल्टा गया है तो इहो उल्टा है। इसको हम उल्टे हैं तो इसको भी तो उलट दे हैं। यू ऊपर है तो कहाँ चला गया? नीचे। अभी नीचे है तो ऊपर। यहाँ भी ये दोनों क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया, तो बदल गया। तो हमको मालूम है ना हाई फार्मूला है, ये तो यही प्रूफ करना था हाई, लेकिन हमको मालूम है कि आवर्धन का फार्मूला क्या होता है? m बराबर एच डैश बटा एच। तो इसके जगह पर नहीं m लिख सकते हैं, तो m बराबर माइनस बी बाई यू। और यहाँ से सवाल भरमार पूछता है परीक्षा में, मतलब कि न्यूमेरिकल आपसे पूछ लेगा। कैसे? देखिएगा, अब यहीं पे सवाल आपको दे रहे हैं। आप लोग भी तैयार हो जाइए ऑनलाइन वाले, समझिए कि एकदम एग्जाम हॉल में बैठ गए हैं। समोसा रखिए, चटनी रखिए, खाइते रहिए, बनाते रहिए। जाओ ले आओ जी, जाएगा वरुण। चलो अभी पढ़ लो, फिर समोसा चटनी खाना। ठीक है। ये सब रजाई में बैठा होगा ना बच्चा सब, है कि नहीं? आप लोग रजाई में थोड़े हैं, आप लोग तो सोफा पर बैठे हुए हैं ना। सोफा से कम है का? हैं? चलो देखिए, सवाल आपसे पूछ ले। कथी कर रहा है रे? नहीं। चलो, अगर क्वेश्चन आपसे दे दिया जाए, देखिएगा क्वेश्चन बड़ा लाजवाब तरीका से सवाल पूछ लिया था परीक्षा। माने न्यूमेरिकल आपसे परीक्षा में पूछे आज छूट जाए तो ये पढ़ने का कोई मतलब है? नहीं मतलब है। देखिए, अब यहाँ से सवाल आपसे दे देगा, यदि किसी वस्तु की ऊंचाई, यदि लिखते चलिएगा फटाफट, यदि किसी वस्तु की ऊंचाई 3 मीटर तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई 6 मीटर एवं वस्तु दूरी 9 मीटर हो तो प्रतिबिंब दूरी बताएं। प्रतिबिंब दूरी बताएं। सवाल हो गया? लिखिए जरा इसको फटाक से। उतार लिए सवाल?
क्या है सवाल कि यदि किसी वस्तु की ऊंचाई 3 मीटर तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई 6 मीटर एवं वस्तु की दूरी 9 मीटर तथा तो प्रतिबिंब की दूरी बताएं। अब बताइए कैसे बनाइएगा, करिए जल्दी, गोली की रफ्तार में। घरे जाके और गिन के कम से कम 5 बार बनाना है, 5 बार आवर्धन और 5 बार दर्पण सूत्र। बिहान सबके कॉपी में चेक करेंगे जब बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, तब फैसला होगा यहीं पे स्टील के रड से। चलिए बनाइए जल्दी फटक से। ही करबू बनेबू कि ना, बनाए जल्दी। हो गया, देखिए यहाँ पर। चलिए अब देख लीजिए, बन गया होगा जिसका ठीक है, जिसका नहीं बना होगा देख लीजिए यहाँ पर। देखिए अब ये जब 4 चीज़ें आपको दी गई हैं, इसमें क्या क्या दी गई है, वस्तु की ऊंचाई यानी h दी गई है, कितनी दी गई है 3 मीटर। प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश कितनी दी गई है 6 मीटर। वस्तु दूरी u कितनी दी गई है 9 मीटर। अब प्रतिबिंब का दूरी आपसे पूछ दिया गया है, भी पूछा गया है कि कितना होगा। यही ना डाटा है इसका, इतना लैंग्वेज का डाटा इतना ही है। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जरा देखिएगा। यहाँ पर रिलेशन आपके सामने झलझल झलक रहा है, देखिए यहाँ पर रिलेशन है। इसी रिलेशन को आपको भी दिमाग में रखना पड़ेगा। h डैश बटा h बराबर माइनस भी बाई यू। h का मान कितना दिया, h डैश का मान 6 मीटर है। h का मान कितना दिया गया है 3 मीटर है। माइनस है तो माइनस रह देंगे, माइनस नहीं बेलाना है, माइनस है तो है। आई भी का मान हमको मालूम नहीं निकालना है, यू का मान कितना है 9 है। कोनो दिक्कत है 9 मीटर हो गया। चाहे तो आप यूनिट को हटा भी सकते हैं, लास्ट में यूनिट। हम बिल्कुल मैथमेटिक्स ही है, फिजिक्स में इन सबको न्यूमेरिकल्स ही बोला जाता है, यानी फिजिक्स में नंबरों का खेल है यह, और नंबर का खेल तो मैथमेटिक्स होता है। तो समझिए ये मैथमेटिक्स ही है। ऐसा सवाल आपसे दे दिया जाएगा, रेशियो में तो नहीं बनाइएगा। फिर देखिए तो 6 यहाँ पर क्या है 3 से कितना मतलब कट जाएगा 2 मतलब है, और 9 इधर आके क्रॉस में गुना हो जाएगा, माइनस भी बराबर 9 दूना 18 मीटर। माइनस में किस में बताइए, यह वस्तु कहाँ है, दर्पण के पीछे की दर्पण के आगू है, दर्पण के पीछे है वो, नहीं दर्पण के आगे, दर्पण के सामने ना जी। माइनस 18 का मतलब है कि दर्पण के सामने है। हाँ रे विद्वान को कमी का कमी थोड़ी है। चलिए तो यहाँ से इसी तरीक़े से आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा। सवाल ये भी पूछ लिया जाता है कि यदि वस्तु के यदि क्या कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी, जो वस्तु दूरी है, मान लीजिए यहाँ पर एक सवाल आपसे पूछ ले हम कि वस्तु की दूरी 3 मीटर, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी दे दें आपको हम 9 मीटर, और आवर्धन बताइए क्या होगा, जरा निकाल के बताइएगा आवर्धन कितना होगा। आवर्धन क्या होगा, आवर्धन क्या होगा, पूछ सकता है कि नहीं, पूछ सकता है। ये एक सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल इसको लिख लीजिए, सवाल को दे देते हैं, कुछ घर से बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में लिख लीजिए u बराबर 3 मीटर, v बराबर 9 मीटर,
m बराबर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2, h बराबर 8 मीटर, h डैश बराबर 6 मीटर, तो m बराबर क्या होगा। हाँ तो क्या पूछ रहे हैं, m आवर्धन ही तो पूछ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको दे दें m बराबर 2.5, तो h बराबर अगर आपको हो जाए h डैश बराबर हो जाए 15, तो h बराबर क्या होगा। ये तीनों सवाल नोट करिए, तीनों सवालों को बना लीजिएगा, आवर्धन से संबंधित सवाल है। देखिए अभी जो आप पढ़ने जा रहे हैं, मैंने एक 99% का चांस रखिएगा। कितना परसेंट का चांस, हाँ, कि एगो नंबर यहीं से आएगा, इतने दूर में से, मात्र 2 मिनट के क्लास में से, ठीक है। इतना आप गारंटी। आवर्धन से सवाल अगर पूछना होगा तो इसी में से डालेगा ऑब्जेक्टिव, या ऐसा न्यूमेरिकल पूछेगा। 99% दवा है हमारा, नहीं पूछा तो आप कहिएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन लिख लिए थे। देखिए यहाँ आवर्धन के बारे में कुछ नोट दिए गए हैं, आवर्धन के बारे में कुछ तथ्यात्मक चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है, रखनी ही है, रखनी नहीं है। कहता है यदि m ऋणात्मक हो, m क्या हो, m क्या है, आवर्धन है, m क्या है, हाँ, यदि m ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक होता है। यानी m का मान यदि माइनस में हो, किस में हो, -1, -2, -3, -4, कुछ भी m का मान माइनस में हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, हाँ, ये ध्यान में रखिएगा। क्या क्या याद किए, m का मान ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। यदि m का मान धनात्मक हो तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, काल्पनिक आभासी, उसी को काल्पनिक कहते हैं, उसी को आभासी कहते हैं। यदि आवर्धन आपको माइनस में आ जाए, किस में आ जाए, सॉरी माइनस में आ जाए तो कैसा बनेगा, वास्तविक। यदि प्लस में आ जाए तो कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कहता है यदि दोनों बराबर हो जाए, प्रतिबिंब की ऊंचाई भी और बिंब की ऊंचाई भी, तो प्रतिबिंब और बिंब दोनों की ऊंचाई बराबर होगा तो आवर्धन हमेशा 1 आएगा। यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई 5 मीटर होगा, आवर्धन की ऊंचाई 5 मीटर होगा, तो कट का कितना आएगा, तो आवर्धन हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा यदि दोनों बराबर होगा। यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि यदि दोनों बराबर है तो वस्तु का किस जगह पे होगा, वक्रता केंद्र पर होगा। कहाँ होगा, हाँ, क्योंकि जो वस्तु होती है और उसका जो प्रतिबिंब होता है, दोनों का दोनों वक्रता केंद्र पर ही आकार उनका बराबर होता है, साइज उनका क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ m बराबर 1 जब ऐसा पूछ दे परीक्षा में कि यदि m का मान 1 है तो बताइए कि वस्तु कहाँ स्थित है, वस्तु की स्थिति बताएं। समझ में अकर्ता, वक्रता क्या होता है, ये बात समझ में कंसेप्ट आया, ठीक है। अब वक्रता केंद्र पर रहेगा तो क्या बनेगा, प्रतिबिंब दोनों क्या हो जाएगा, समान होगा। क्या होगा, तो इतना डीप थोड़ा पूछना होगा तो ऐसे पूछ लेगा आपसे। अभी देखिए अगला पॉइंट आपसे कह रहा है यहाँ पर कि यदि h डैश h से बड़ा हो, यानी प्रतिबिंब जो बन रहा है वह बिंब से बड़ा बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वस्तु से बड़ा उसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो m का मान 1 से अधिक होगा। m का मान 1 से देखिए, ऊपर प्रतिबिंब रहता है, नीचे बिंब का ऊंचाई रहता है, तो कटाएंगे तो 1 आएगा। लेकिन जैसे ही 5 से ऊपर टपेंगे 6 लिखेंगे तो ये 1 दशमलव हो जाएगा कि नहीं, समथिंग है, होगा ना। हाँ, तो 1 दशमलव के ऊपर ये चला जाएगा। यानी ऊपर वाला मान जब बढ़ेगा तो 1 से ऊपर चला जाएगा। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर बिंब की ऊंचाई से ज़्यादा है तो मान 1 से अधिक आएगा। किस चीज़ का मान, आवर्धन का मान। किसका मान, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब का आकार बिंब से बड़ा है।
अब पूछेगा परीक्षा में कि यदि आवर्धन का मान 1 से बड़ा है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। प्रतिबिंब और बिंब दोनों बराबर हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई से अधिक है, बिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई से अधिक है, या इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ आपका बताना पड़ेगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई से अधिक है तभी आवर्धन ज़्यादा होगा। यहाँ है कि यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई से छोटा हो जाए यानी आवर्धन 1 से कम आएगा। आवर्धन का मान 1 से कम आएगा, और आवर्धन का मान 1 से कम आएगा इसका मतलब ये है कि आपका जो फोटोआ बन रहा है वो छोट बन रहा है। कैसे बन रहा है? छोट बन रहा है, यानी प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार से छोटा है। ठीक है, माने ये बहुत तगड़ा कंसेप्ट है, ये एकदम फैक्ट है, ये रामबाण जहर सवाल सब है। कैसा है? जहर है एकदम। मतलब कि आप लोग को अच्छा पीना है करा रे, पीना है करा, दिमाग में डालना है जहर को, वहाँ जाके जहर कॉपी में डालिएगा सवाल आएगा तो मास्टर साहब चेक करे में जहरीला हो जाएंगे एकदम। चलिए, नहीं खुश हो जाएंगे, खुशी का जहर उनका होगा। आइए अगला कहता है कि समतल दर्पण का आवर्धन सदैव कितना होता है? 1 होता है। ये परीक्षा आपसे पूछा जा सकता है कि समतल दर्पण जो फोटोआ मुँह में देखे जाते हैं शीशा में, हाँ मुँह देखिएगा तो उसका आवर्धन हमेशा कैसन होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1। काहे 1 होगा? समतल दर्पण है, गोलीय दर्पण थोड़ी है जो ले जाइएगा तो नाके बड़ा का हो जाए हैं, लॉग में जाइएगा तो ना, हाँ सब घोड़ा जैसे चल जाता है मुँह एंती। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है? 1 से कम, 1 से ज़्यादा, 1 के बराबर, या सदैव 0। तो वहाँ पर समस्या हो जाएगा कि समतल दर्पण मतलब जितना आपका समतल दर्पण में जितना वस्तु का आकार होता है ना, माने जितना बिंब का आकार होता है, वस्तु का आकार होता है, उतना ही प्रतिबिंब का भी होता है। समझ में आ बात? माने सेम होता है। अगर वस्तु बिंब का आकार 1 है तो प्रतिबिंब का आकार भी 1 से ही होगा। तो समतल दर्पण में कट के क्या हो जाएगा? 1। तो आवर्धन का मान क्या आएगा? 1 आएगा। और जब ये आवर्धन का मान 1 होगा इसका मतलब समतल दर्पण में आपका पूछेगा कि समतल दर्पण में आवर्धन कितना होता है? क्या बताएंगे? 1 बताएंगे। पूछेगा समतल दर्पण में प्रतिबिंब तथा बिंब का अनुपात कितना होगा, ऊंचाई का अनुपात, तो क्या बताएंगे? 1 बताएंगे। पूछेगा कि समतल दर्पण में माइनस देके -v/u का अनुपात क्या होगा, तो क्या बताएंगे? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितना दूरी पर भीतर आप वहाँ फोटोआ रहता है आपका, उतना ही बाहर आप रहते हैं शीशा में। समझ आ रहा है बात? मैंने शीशा से बाहर आप जितना इन्हें रहिएगा उतने अंदर आपका चित्र बनेगा। ठीक है, इसलिए 1 होता है। कई तरह से सवाल आपसे पूछा जाए, केवल कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। ये ना कि अभी यहाँ इतना बढ़िया से पढ़ा गए, आप गए घर धर दिए, एकदम अलावत लगा के ताप रहे हैं, घूर ताप लेने रजाई में जाके सूत के नहीं हो, बाप रे बाप बड़ा पढ़े पढ़ता इतना चीज़ सिखले बड़न न सूत हम तो याद कैसे हुई, दिमागे भारी होता है ना, वो नहीं सोचना है। हाँ हाँ, सोने में कमी नहीं करना चाहिए, लेकिन जब से जगिए आप, जिस समय जग जाइए तो ठान के जगिए कि नहीं अब इसके बाद हमको पढ़ना ही है। यही फॉर्मूला है पढ़ने का। ये नहीं कि 5 घंटा बैठे हैं जगह जगह झपिया रहे हैं ना। हाँ तो अगर ऐसा होई तो है कि सूत के उठनी पढ़े बैठनी फिर नींद लगे लगा, फिर सूत जाई, फिर उठनी, फिर किताब देखते फिर नींद लगे लगी। अगर ये होता तब फिर ही समस्या, भाई बीमारी डॉक्टर से देखावे के पड़ी, है ना। और डॉक्टर कहाँ? थाम बानी, दवाई केने बा तो हे दे बा, है नु। हाँ, पानी के साथ दूध को सुबह शाम, बस उतना में बस। जैसा ही डंटा आसपास में मेरे आएगा बाद नींद जो है वो एरिया छोड़ के भागेगा। हाँ कि भाग जल्दी यहाँ से, है कि नहीं। चलिए आगे है 7वां नंबर में करें, यदि m धनात्मक होगा, m क्या होगा? इसका मतलब है कि m अगर 1 से छोटा ही हो लेकिन धनात्मक हो, 1 से छोटा ही हो लेकिन धनात्मक, 0 से बड़ा हो, तो दर्पण कैसा होगा? उत्तल होगा। कैसा होगा दर्पण? उत्तल दर्पण होगा। कैसा होगा? हाँ। यदि m पॉजिटिव हो, m किस क्या हो? पॉजिटिव हो, लेकिन 1 से बड़ा हो, लेकिन किससे बड़ा हो? मतलब जब आवर्धन 0 से लेके 1 के बीच में आएगा ना,
तो वो कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होगा, ध्यान रखिएगा। 0 से 1 के बीच में आवर्धन होगा तो उत्तल दर्पण, 0 से 1 के बीच में आवर्धन होता उत्तल दर्पण, लेकिन 1 से ऊपर में आवर्धन चल जाता अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? इस सब का सब बहुत ही रामबाण कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ से मैंने आपको नहीं लगता है कि इतना ज़बरदस्त चीज़ में से परीक्षा में से छोड़ देगा? क्वेश्चन जरूर डालेगा, बैठा हुआ नज़र गड़ा के बैठा होगा क्वेश्चन लिखे वाला कि आवाज़ तो नहीं के बताओ नहीं है में से, है ना। यदि m बराबर माइनस में हो जाए, m किस में हो जाए, तो दर्पण कैसा होगा? अवतल होगा। कैसा होगा? अभी हम लोग बनाए भी हैं, नहीं बनाए हैं, सवाल भी दिए हैं, तो बना लीजिएगा। तो यहाँ तक बात समझ में आ गया? तो क्लास आपका यहीं पे आज ओवर हो गया, ठीक है। बड़ा जल्दी बेग सरिया रही है, इसको इसीलिए नींद आता है, पढ़े से भागेगी तो नींद नहीं आएगा। जो चीज़ जितना परेशान करे उसको उतना परेशान कर दो जो परेशान ना करे आपको। नहीं समझ में आया बात? नहीं चलिए, तो यहाँ तक आपका हो गया। कल जो है हम लोग देखिए, कल का क्लास भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए इंपॉर्टेंट होगा कि कल के क्लास में लेंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? और लेंस में बहुत सारी चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन लेंस से आता है। लेंस में ही आपको अपवर्तनांक पढ़ना है, ठीक है। किस चीज़ का कितना अपवर्तनांक है, एक वो सवाल परीक्षा में डालता जरूर है कि हीरा का अपवर्तनांक बता दीजिए, है ना, पानी का अपवर्तनांक बता दीजिए। समझ में आएगा बात? एक वो सवाल परीक्षा में बड़ा मन में चुलबुली खुदकते रहता है एग्जामिनर का सवाल डालने का, ठीक है। एक सवाल डालेगा। लेंस से सवाल पूछता है जब वस्तु कहाँ है तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, कैसा बनेगा, ठीक है। कौन लेंस को अभिसारी बोलेंगे, कौन लेंस को अपसारी बोलेंगे, सवाल पूछ देता है, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओहू में आवर्धन है, उसमें भी लेंस फार्मूला प्रूफ कर रहा है, ठीक है। तो दोनों तरफ से सवाल, यानी इस चैप्टर से ज़्यादा महंगा सवाल पूछने का टारगेट रहता है। तो इसलिए इसको कल का सवाल भी आप क्लास जो है मिस नहीं करना है, आपको आके समझ लेना है, पढ़ना है बढ़िया। इना के घरे ठान देनी जैसे सर डाँडे दुखाई था, डाँड में दर्द होको चाहे ना होको, ठीक है। चलिए, तो आप लोग भी अपना नोट्स बनाइए, जो बताया गया, जो यहाँ टास्क दिया गया है वो घर पे करिए। सोचिए कि हम वहीं से अपना कर रहे हैं, देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेंस के चीज़ों को पढ़ने के लिए। तो चलिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखिए, बड़े बुजुर्गों का आदर करिए। वंदे मातरम।